हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th का हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे कल नाजीवाद के बारे में, फासीवाद के बारे में। नाजीवाद क्या है? नाजीवाद का मेन कौन था? हिटलर था। हिटलर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हिटलर क्या बनना चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था? आप नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जवाब दीजिए। हिटलर का जन्म कब हुआ है नहीं, कहाँ से, कौन सा देश के अंतर्गत हुआ था, या कहाँ के सैनिक बना, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे और अच्छी तरीके से जान चुके थे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जल्दी दीजिए। आपका वीडियो ये पार्ट 3 है, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक आपको दिया रहेगा और पार्ट 1 का भी लिंक दिया हुआ रहेगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नीति का अवलंबन किया जिसके कारण पूरे विश्व में तनाव के वातावरण का निर्माण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के नज़दीकी दिखाई पड़ने लगा था। यही कारण था क्या? द्वितीय विश्व युद्ध क्या पड़ने लगा था? नज़दीकी दिखाई पड़ने लगा था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं नाजीवाद का दर्शन। नाजीवाद क्या है, किसे कहते हैं, नाजीवाद कितना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। आपको हम कल पढ़ाए थे नाजीवाद का चिन्ह होता है स्वास्तिक चिन्ह, जो हम लोग देखते होंगे मंदिरों के आगे, पूजा पाठ, पूजे घर के स्थलों के आगे इस तरीका का स्वास्तिक चिन्ह रहता है। यह हिंदू धर्म का भी मान्यता से अच्छाई से जुटा हुआ है। तो ये किसका प्रतीक था? नाजीवाद के प्रतीक था ना। तो क्वेश्चन पूछेगा नाजीवाद का झंडे का प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक था। कह रहा है नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। नाजीवाद में कह रहा है कि लोकतंत्र का क्या है? कट्टरवाद की अवधारणा, यानी कि इसके विरोध है। दोस्तों हम जैसे कल हम देख रहे थे कमेंट बॉक्स में दिखा हुआ था कि सर है ना ज्योग्राफी का क्या कीजिए, ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाकर अपलोड किया कीजिए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं पहले ही कि हम सीरियल बाय पढ़ा रहे हैं। पहले हिस्ट्री पूरा हम ख़त्म करेंगे। पूरा हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम अगर ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर 5वां चैप्टर हम ख़त्म करते हैं हिस्ट्री का, और जब 5वां चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का भी वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम लोग चल रहे हैं नाजीवाद का दर्शन। नाजीवाद का उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। अतः हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे ही राष्ट्रपति चांसलर का पद, किसका पद? चांसलर का पद और राष्ट्रपति के पद को एक बना लिया था। कौन? हिटलर ने चांसलर का पद और राष्ट्रपति के पद को एक बना लिया था। और सबसे परी या सर्वोच्च यानी सबसे अच्छा, यानी सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली कौन बन गया था? हिटलर बन गया था। कहाँ? जर्मन में कौन सा पार्टी का समर्थक था? नाजीवाद का समर्थक था। इसका कौन था? इसका झंडे का प्रतीक कौन था? स्वास्तिक था। करार लगने लगा एवं विरोधी दल का सफाया कर दिया। हिटलर ने क्या कर दिया? विरोधी दल को सफाया कर दिया। उसने शिक्षक संस्थाओं पर तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू किया। इतने शिक्षक संस्थाओं पर भी क्या कर दिया? जनसंचार पर प्रतिबंध लागू कर दिया। कौन? हिटलर ने। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज़ को दफन करने का प्रयास हुआ, जो राष्ट्र के लिए क्या था? घातक हुआ या सिद्ध हुआ। आगे कह रहे हैं, स्लाइड हम अपना बढ़ा दिए हैं, आगे देख रहे हैं। कह रहे यह दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी का भी प्रबल विरोध था। आइए, दर्शन किसका करा था? अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का था। उसका भी क्या करता था? विरोध करता था। हिटलर ने भी समाजवाद के विरोध आवाज़ बुलंद किया था। हिटलर ने भी किसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया था? समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया। किसने? हिटलर ने। तथा जर्मनी पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। और जर्मनी क्या कर दिया? जर्मनी के कौन? हिटलर ने जितना भी पूंजीपति थे उनको अपनी ओर मिला लिया। कौन? जर्मनी। जर्मनी में किसका शासन चल रहा था उस समय? हिटलर का। हिटलर क्या किया था? चांसलर और राष्ट्रपति को है न कुर्सी को या सत्ता को एक बनाकर खुद उस पर बैठ गया था।
हिटलर के इस काज को इंग्लैंड एवं फ्रांस की ओर से भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता गया। यही कारण है कि इसका क्या हो गया, हिटलर इंग्लैंड का फ्रांस का क्या मिला, अप्रत्यक्ष समर्थन, इसका भी समर्थन मिलने लगा। यही कारण हुआ कि हिटलर का मनोबल क्या होते चला गया, बढ़ते चला गया। अतः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नज़दीक अपने को खड़ा किया। यही कारण था कि पूरा विश्व के जितने भी देश थे, एक नज़दीक आने वाला ही समय में जल्द ही होने वाला था एक द्वितीय विश्व युद्ध। करा नाजीवादी, कौन वादी, नाजीवाद दर्शन में सर्प सत्तावादी राज की संकल्पना है, अर्थात इसके अनुसार राज के भीतर की सब कुछ है, राज के बाहर एवं विरुद्ध कुछ नहीं है। ये इनका कहना था कि राज के अंदर ही जितना भी है सब राज के अंदर ही है, इसके राज के बाहर कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पीली वाली डिबिया। पीली वाली डिबिया में क्या कह रहा है, पीली वाली डिबिया में देखते हैं अच्छा अच्छा संदेश दिया रहता है, तो आप भी इसको पीली वाली डिबिया को ध्यान से ही देखा करिए और पढ़ा कीजिए। नास्तिक शब्द जर्मन भाषा के शब्द है। ये नास्तिक क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है। नास्तियोनालय, नास्तिक किससे, जर्मन भाषा, जर्मन में क्या कहा जाता है, नास्तियोनालय के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। ये नास्तिक के प्रारंभिक अक्षर को क्या किया, लेकर बनाया गया है। नास्तियोनालय शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी को लोग नास्तिक भी कहते थे। इस पार्टी की यही कारण था कि इस नास्तियोनालय था और जर्मन शब्द है, इसका पहला अक्षर नास्तिक होता था। यही कारण था कि हिटलर को क्या कहा जाता था, नास्तिक भी कहा जाता था। ये था इन्फॉर्मेशन था आपके पीली वाली डिबिया के तहत, तो आप इसे देख लें और पढ़ लें। आगे करा, यह दर्शन उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता था। यह दर्शन किसका देता था, उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता था। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया। हिटलर को जैसे ही सत्ता प्राप्त हुआ तो उग्र राष्ट्रवाद को क्या दिया, बल दिया। चूँकि जर्मनी में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद एवं सैनिक तत्व की परंपरा रही है। यही कारण है कि जर्मन के राष्ट्रवाद में क्या हुआ, सैनिक तत्व का क्या रहा, परंपरा रहा। वहाँ सैनिक ही अपना राज व्यवस्था को चलाने में समर्थन रहे। अतः हिटलर ने जर्मनी के इस मनोवृत्ति का लाभ उठाया। ये बात को समझ गया था कौन, हिटलर, कि यहाँ पहले से भी सेना ही रहता था। और आपको बता दें प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने लड़ा था किसके, जर्मन के साथ रखा था, ऑस्ट्रिया के लड़ा था, जर्मन के साथ से लड़ा था। और जब शांति समझौता हुआ था तो जर्मन को इसको बहुत खराब लगा था हिटलर को। ये भी एक सैनिक था, इसको पता था कि जर्मन में राष्ट्रवाद जितना भी राष्ट्रवाद था, जितना भी पद पर रहे, बड़े बड़े पद पर, वो सब क्या था, सैनिक ही था। कर लाभ उठाया। अपने आक्रमण वक्तव्यों के द्वारा पूरे जर्मनी वासियों को अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार कर दिया। पूरे जर्मन में बता दिया, ऐसा भाषण दिया, भाइयों और बहनों, इस तरीक़ा से भाषण दे देकर, कौन दे देकर, जर्मन के हिटलर ने दे देकर अपने सारे जनताओं को मानसिक स्तर पर युद्ध में लड़ने के लिए क्या कर दिया, तैयार कर दिया। और सबसे बड़ा स्तर होता मानसिक स्तर। इसी से अगर किसी को कर दिया जाए तो समझ रहे हैं कि आप मानसिक संतुलन आपको रहे कि हम को लड़ना ही है, लड़ना है, तो हर हाल में आप किसी न किसी तरीक़ा से लड़ ही लीजिएगा। अब पूरे जर्मनी में युद्ध का माहौल दिखाई पड़ने लगा। अब यही कारण हुआ कि पूरे जर्मनी में कैसा माहौल दिखाई देने पड़ने लगा, युद्ध का माहौल दिखाई पड़ने लगा। कहाँ युद्ध का माहौल दिखाई पड़ने लगा, पूरे जर्मनी में। 5वां पॉइंट में कहता है, नाजीवाद राजा की निरंकुशता शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। जर्मनी ने हिटलर ने कौन शक्ति का, निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते ही इसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। पूरा जर्मनी पर इसका आतंक छा दिया। कौन सा विभाग का, क्या, गुप्तचर
गुप्तचर पुलिस। गुप्तचर पुलिस का मतलब आप समझते होंगे, मूवी वूवी फिल्म में देखा करते होंगे किस तरीक़ा से है ना गुप्तचर पुलिस रहता है, किस तरीक़ा से खुफिया एजेंट भी इसको कहा जाता है, और पूरे देश में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी आम जनताओं के साथ रहकर सरकार के लिए काम करना ही क्या कहलाता है, गुप्तचर पुलिस कहता है, जिसको कहते हैं गेस्टापो संगठन बनाया। ये पूरे जर्मन में क्या हो गया, छा गया। उसने विशेष कारागिरी की स्थापना की, जिसके माध्यम से ये बहुत बड़े क्या किया, कारागिरी के माध्यम किया, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन कर दिया, यानी कि उसका हार्स कर दिया, यानी कि गिरा दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। राजनीतिक विरोध का दमन किया गया। यही कारण है कि राजनीतिक विरोध का क्या किया, दमन किया। राइख्सटाग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगाई। राइट स्तंभ था, जो इमारत था यानी बिल्डिंग था, उसमें खुद हिटलर ने क्या कर दिया, आग लगा दिया। परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर मर दिया। ये आग लगाया खुद, लेकिन कह दिया कि कौन किया है, कौन आग लगाया है, समाजवादियों लोगों ने आग लगाया है। ये नहीं चाहता कि हम लोग क्या पढ़ें, आगे बढ़ें। ऐसा करके हिटलर ने क्या किया, और बहुत सारे लोगों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार उसके राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया गया, यानी जितना भी समाजवादी नेताओं थे उसका सारा राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया गया। अब जर्मनी में एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, एवं एक नेता था हिटलर। अब जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी बचा, नाजी पार्टी, और एक ही नेता बचा, वो हिटलर। आप सोच सकते हो उस देश का क्या होगा जिसमें एक ही पार्टी बने, एक ही लीडर बने, एक ही नेता बने। और यानी कि कहने का मतलब ये लीडर नेता जो चाहेगा वो करेगा, जैसा कानून बनाना चाहेगा वैसा कानून बनेगा, तानाशाह था तानाशाह बनाएगा, अच्छा सुचारू रूप से चलाना चाहेगा तो सुचारू रूप से, बढ़िया ढंग से चलाना चाहेगा तो बढ़िया ढंग से। और आपको पता ही होगा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ताकत आ जाए, पैसा आ जाए, सत्ता आ जाए तो बढ़िया से वो काम कर सकता है, हमेशा निरंकुश शासन ही उसका रहेगा। तो हम इस तरीक़ा से समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जर्मन में कैसा शासन आ गया था, निरंकुश शासन आने ही वाला था। यह किया कौन, हिटलर ने किया। क्योंकि राइख्सटाग की इमारत में कौन लगा दे, था कोची, वहाँ का संसद था, निम्न सदन था, उच्च सदन था, उसी में आग लगाया कौन, हिटलर। लेकिन दोष किससे मत्थे जड़ दिया, समाजवादियों के नेताओं के मत्थे जड़ दिया। यही कारण है कि वहाँ के लोग विरोध करने लगे समाजवादियों को, और उसका क्या करवा दिया गया, अंत करवा दिया गया। सिर्फ बचा कोची, नाजी पार्टी और हिटलर बचा। करा है छठा पॉइंट में हम लोग समझते हैं, नाजीवाद दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा का महिमामंडित किया गया। इसमें बस नाजीवाद में एक ही चीज़ है, सैनिक शक्ति को बढ़ाना और हिंसा को बढ़ाना। यह जब इसका सरकार आया, किसका, नाजी पार्टी का, या कह सकते हैं हिटलर का, जब सत्ता से आया तो सिर्फ यही दो ही चीज़ चाहता था, सैनिक शक्ति को बढ़ाना और हिंसाई रूप में क्या करना, सभी को अपना बना लेना, जो कि संभव नहीं था। आगे आने वाले समय में इसके लिए बुरा होने ही वाला था, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ हिटलर के साथ, कैसा संतोषजनक क्या प्रभाव हुआ, नहीं प्रभाव हुआ। करा है इस प्रकार नाजीवाद दर्शन द्वारा जर्मनी में असंतोष का फायदा हिटलर को उठाया। असंतोष का फायदा कौन उठाया, हिटलर ने उठाया। कहाँ के असंतोष का फायदा उठाया हिटलर ने, नाजीवाद के असंतोष का, जर्मनी में जो असंतोष बना हुआ था जनताओं के बीच, उसका फायदा उठाया कौन, हिटलर। हालांकि उसने जर्मन की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथवा प्रयास किया तथा देखते ही देखते जर्मन यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। प्रयास किया कि वृद्धि हो बढ़े, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते ही जर्मनी और यूरोप क्या हो गया, यूरोप की सबसे औद्योगिक शक्ति, यानी कि यूरोप में जितना यूरोप में जो देश था उसमें सबसे बड़ा कौन बन गया, जर्मन ही बन गया औद्योगिक रूप में, यानी कि उद्योग मतलब समझते होंगे व्यापार के रूप में। परंतु हिटलर ने अपनी शक्ति का प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया, जो राष्ट्र के लिए खतरनाक एवं विरोध बना। इसके पास तो बहुत सारे शक्तियाँ आ गई, लेकिन इस सकारात्मक में करता तो ये आज पूजा जाता वहाँ, लेकिन ये क्या किया, नकारात्मक विचार में, इसका विचार था नकारात्मक, यह अच्छा नहीं चाहता था उसके लिए। यही हुआ कि यह क्या हुआ, जर्मनी के लिए बहुत खतरनाक या विरोधी साबित हुआ। हालांकि राष्ट्रीयवाद होना देश के लिए हित में है, राष्ट्रीयवाद होना देश के लिए सही है, ये नहीं कि गलत है, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना भरकर जर्मन मनोवृत्ति को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया, जो शायद राष्ट्र हित में नहीं था। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के बारे में सोचना राष्ट्र हित के लिए है, राष्ट्रवाद होना ठीक है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए हित में नहीं है।
आपका विचार है। आप अगर कोई बात को बोलिएगा ना तो बोलना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन वही बात को आप ऊंचे आवाज़ में बोलिएगा तो वो क्या है, गलत। अब आप किसी को बोलेंगे एक गिलास मुझे पानी दे दीजिए तो सिंपल बोलेंगे। अगर कोई भी अनजान भी व्यक्ति रहेगा, किसी दूसरे घर में जाकर दीजिए बोलिएगा, वो भी आपको ला के दे देगा। लेकिन बोलिएगा मुझे एक गिलास पानी ला के दो, तो ऐसे बोलिएगा, इस आवाज़ में आप बात कीजिएगा ना, तो हमें तो नहीं लगता है कि, या आपको भी शायद लगता होगा कि वो आपको पानी लाकर नहीं दे सकता। यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है शांतिपूर्वक से, या ना कि उग्रवाद के तरीके से अपने देश के हित में काम करना। तो ये, लेकिन हिटलर क्या करता था, उग्रवादी राष्ट्रवादी था। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की, जिसकी दूरगामी परिणाम सही नहीं हुआ। यह कौन सी तानाशाही है? तानाशाही के मतलब समझते होंगे आप। तानाशाही के मतलब जो वहाँ का राजा हो, वहाँ का जो प्रजा हो, तो वहाँ का राजा सर्वोपरि कौन था? हिटलर था। जो हिटलर चाहे, यानी कि वहाँ का तानाशाह कौन बन गया? हिटलर। जो हिटलर के जो इच्छा आता था, जो मन में आता था, वह करता था, की स्थापना की, जिसके दूरगामी परिणाम सही नहीं हुए, क्योंकि तब पूरे दुनिया समय को द्वितीय विश्व युद्ध के नज़दीक खड़ा पा रहा था। यही कारण हुआ कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के नज़दीक कौन, पूरा दुनिया पा रहा था। हम अपने स्लाइड को थोड़ा ऊपर की ओर लेके जाते हैं और देखते हैं नाजीवाद का प्रभाव क्या पड़ा जर्मन में। पहला प्रभाव, 6 प्रभाव के बारे में पढ़ें। पहला प्रभाव था यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोध भावनाओं का प्रोत्साहन करना। नाजीवादी का ये प्रोत्साहित करता कि जितना भी विरोध करो अन्य देशों को, सभी प्रोत्साहित का भाव, यानी विरोध का भावना को जागृत करता था। यानी कि शांति विरोध नहीं, उग्रवादी विरोधी इसका था, नाजीवाद का नारा था। दूसरा, विश्व में शांति विरोध वातावरण का निर्णय हुआ तथा राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आघात पहुंचा। यही नाजीवाद के कारण ही क्या पहुंचा, सिद्धांत जो हुआ था, वर्साय के संधि हुआ था, शांति समझौता हुआ था, इसी शांति समझौता को क्या कर दिया, दुघात, चोट पहुंचाया। कौन? नाजीवाद का प्रभाव के कारण। पूरे विश्व में समाजवादी विरोधी आंदोलनों में तेजी आई, पूरे विश्व में समाजवादी विरोधी आंदोलन में क्या आया, तेजी आया। किसके कारण? नाजीवाद के प्रभाव के कारण पूरे विश्व में आ गया आंदोलन। चौथा, यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ। यही कारण हुआ कि यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का क्या हो गया, प्रचलन हो गया। पांचवा में द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 में शुरुआत हुई। अब नाजीवादी के प्रभाव के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब, 1914 में स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। कहा जाता कि प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज क्या था, नींव था, क्योंकि यहाँ पर हारे हुए राज्यों को बर्बरतापूर्वक, यानी कि बर्बरतापूर्वक से यहाँ इस पर जुल्माना सौंप दिया गया था, थोप दिया गया था, कह सकते हैं। तो हिटलर का विदेशी नीति, अब लोग पढ़ेंगे हिटलर का विदेशी नीति। बिना नीति के हिटलर तो इतना बड़ा आदमी नहीं बन गया, कोई ना कोई कारण था। क्या नीति अपनाया, इसके पहले क्यों नहीं कोई ऐसा इतना बड़ा लीडर बना जो चांसलर और राष्ट्रपति को सीट को, सत्ता को एक बनाकर अपने खुद बैठ गया। इसके पीछे इसका नीति था। वो कौन नीति? विदेशी नीति। उसी नीति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। कहता प्रथम विश्व युद्धोपरांत पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों को द्वारा वर्साय संधि का अपमानजनक शर्त लाद दी गई थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मन क्या हो गया था, पराज हुआ था, यानी कि कहने का मतलब हार गया था। अभी हारने के कारण ही क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साय की संधि पर, मित्र राष्ट्र कौन कौन, अमेरिका, जापान हुआ, ब्रिटेन हुआ, मित्र राष्ट्र थे। इनके विरुद्ध क्या कर दिया गया था, इन पर अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी। सैनिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी को पंगु बना दिया गया था। न तो इसके पास सैनिक रहने दिया था, न ही इसके पास क्या रहने दिया था, आर्थिक चीज रहने दिया। यानी कि जो कोयला का खदान था 15 वर्ष के लिए किसको दे दिया गया था, राखल जो कोयला का खदान था उस 15 वर्ष के लिए किसको दे दिया गया था, फ्रांस को दे दिया गया था। यहाँ पर 1 लाख से सैनिक ज़्यादा रख नहीं सकता था। यानी कि हर एक रूप से जर्मनी को क्या कर दिया गया था, पंगु बना दिया गया था। पूरे जर्मनी में, कौन मनी में, पूरे जर्मनी में, पूरे जर्मनी में वाइमर गणतंत्र एवं मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बदलने की भावना प्रज्वलित हो रही थी। अतः हिटलर ने इस परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया एवं बड़ी सावधानी से विदेश नीति का
अवलंबन किया। इसने विदेश नीति को मूलभूत शर्तें थे। इसने क्या किया, देखा कि इस समय मित्र राष्ट्रों के लिए जो खिलाफ में पूरे विश्व में आंदोलन चल रहा था, इसका भरपूर फायदा उठाया। किसने भरपूर फायदा उठाया? हिटलर ने। इसका कुछ विदेशी मूल शर्तें थे। कौन मूल शर्तें थे? 4 गो। कौन कौन? पहला, वर्साय संधि को भंग करना। इसका कहता था कि पूरे विश्व में कहता कि वर्साय संधि को क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए। क्यों कहता था भंग कर दिया? क्योंकि हारे राज को वर्साय की संधि पर क्या कर दिया? बहुत सारे शर्तों को लाद दिया गया था उसके जरिए। दूसरा, सारी जमीनी जाति के एक सूत्र में संगठित करना। ये कहता था कि जितना भी पृथ्वी पर जो है लोग हैं, उसको एक ही जात में क्या कर दिया जाए? गठित कर दिया जाए। कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। यानी कहने का मतलब हिटलर कर रहा था डायरेक्ट। जर्मनी साम्राज्य का विस्तार। और ये कहता था कि आप जर्मनी साम्राज्य को क्या करेंगे? विस्तार करेंगे, ये और बड़ा हम इसे बनाएंगे। ये कौन बोल रहा था? हिटलर का ही विदेशी नीति था। चौथा, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। कह रहा था जो साम्यवाद हो रहा है उसको हम प्रसार को क्या कर देंगे? रोक देंगे। ये कौन सी नीति थी? विदेशी नीति थी। किसकी नीति थी? विदेशी। हिटलर का। हिटलर कौन था? जर्मनी के चांसलर और राष्ट्रपति दोनों, यानी कि सर्वोपरि वही था जो हिटलर ही था। सिर्फ एक ही पार्टी बना था। कौन? नाजी पार्टी। इसके पहले पार्टी था, उसको क्या कर दिया? समाजवादी पार्टी। उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। क्यों? राजखाइल में ये क्या खुद अपने दीवार में, क्या इमारत की दीवार में क्या लगा दिया था? आग लगा दिया था। अब बोला गया था क्या कि उसके द्वारा लगाया गया था। उसका पार्टी का क्या कर दिया गया? उसके देश के द्वारा खत्म करवा दिया गया था। करा राष्ट्रीय संघ के पृथक होना। क्या कारण था? बहुत सारे कारण था कि राष्ट्रीय संघ का क्या हुआ? पृथक हुआ। इसी सिद्धांत के पारित के लिए उन्हें निम्नलिखित कदम है। पहला कदम कौन था? राष्ट्रीय संघ का पृथक होना। तो हम लोग देख लेते हैं। पीली वाली डिबिया में आपको दिखाई दे रहा होगा। पीली वाली डिबिया में हिटलर की विदेशी नीति कौन कौन था? सबसे पहला नीति, राष्ट्र संघ से पृथक होना, यानी कि राष्ट्र संघ के क्या होना? अलग होना। दूसरा नीति, वर्साय संधि को भंग कर देना। वर्साय संधि को भंग कर देना। तीसरा नीति क्या था? पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। ये 3 नीतियाँ थे। ये 3 नीतियों के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? जानेंगे। या फिर ब्रिटिश में समझौता, ब्रिटिश में किस प्रकार से क्या हुआ? समझौता हुआ। ये चारों नीतियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज जानेंगे। करा पहला नीति, हिटलर के पहला विदेशी नीति। क्वेश्चन पूछेगा हिटलर के 4 विदेशी नीति लिखिए। तो 4 गो, इसमें कोई भी 4 गो लिख सकते हैं। उसका व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय संघ का पृथक का हिटलर के राजनीतिक नीतियों का क्या कीजिए? व्याख्या करिए। तो लिखिएगा, हिटलर ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1933 में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने जर्मनी प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया एवं 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। 1933 में जेनेवा समझौता में निशस्त्रीकरण का क्या किया? शर्त को सामने रखा, लेकिन ये क्या किया? रूस में लागू करने की मांग की। ये कहा सबसे पहले कहाँ होना? सभी रूप में लागू होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अपना देश में 1933 में क्या कर दिया? राष्ट्रीय संघ की सदस्यता को क्या कर दिया? घोषित कर दिया कि हम राष्ट्रीय सदस्यता को क्या करता हूँ? छोड़ता हूँ, इसके अब मानता नहीं हूँ। कौन किया? जर्मन किया। जर्मन के कौन किया? हिटलर ने किया। यही इसकी कौन नीति थी? विदेशी नीति थी। दूसरा करा वर्साय की संधि को भंग करना। वर्साय मेन इसका उद्देश्य था कि वर्साय की संधि में जो लादा गया था आज पराजय राज्यों पर, उसको भंग करना था। किसका? हिटलर का। 1935 में हिटलर ने वर्साय संधि के निशस्त्रीकरण संबंधित सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की। एक जितना भी निशस्त्रीकरण धाराएं हैं उस सब हम उसको अखंडित करते हैं, उसको हम मानते नहीं, उसको हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं, उसको हम मानते नहीं हैं। यह कहकर एवं उसने पूरी जर्मनी पर अनिवार्य सैनिक की सेवा लागू कर दिया। और कह दिया कि इस पर पहले पूरा जर्मनी पर अनिवार्य सेवा लागू नहीं था, सैनिक सेवा, लेकिन ये कह दिया कि अब पूरे जर्मनी पर क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा सैनिक सेवा लागू। उसने तो ये जब लागू वर्साय की संधि कहता है नहीं, लेकिन ये हिटलर कह रहा क्या होगा? तो क्या वर्साय की संधि भंग होगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। उसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अब जर्मन अपने को वर्साय संधि से क्या समझता है? मुक्त समझता है। अब वर्साय संधि को ये मानता नहीं। कौन? जर्मन। कौन बोला? हिटलर ने बोला। ये दूसरा नीति था। किसका? हिटलर का नीति था। कौन नीति? विदेशी नीति था। तीसरा विदेशी नीति करा पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। पोलैंड के साथ ही क्या कर लिया था? 10 वर्ष के समझौता कर लिया था। कौन? हिटलर ने। कैसे?
हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय आक्रमणकारी संधि की, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं करेंगे। यानी कि हिटलर पोलैंड के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। और कहा कि 1934 में, कब किया, 1934 में कहा कि हिटलर बोला न जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करेगा और नहीं पोलैंड क्या करे, जर्मनी पर आक्रमण करे। दोनों में संधि हो गया। कहा ठीक है, जर्मनी बोला कि हम ना तो पोलैंड पर आक्रमण करेंगे और न पोलैंड बोला ना तो हम जर्मनी पर आक्रमण करेंगे। दोनों में क्या हो गया, संधि हो गया। और अतिक्रमण का मतलब होता है उसका जमीन को क्या करना, हड़प लेना, अपना कब्जा कर लेना, वो क्या कहलाता है, अतिक्रमण। ये अतिक्रमण में संधि में कर लिया था। कौन, जर्मन किया था। जर्मन के में कौन था, हिटलर था। और कहाँ किया, किसके साथ समझौता किया, पोलैंड के साथ। कई वर्ष के लिए किया, 10 वर्ष के लिए कर लिया। अगला कह रहा है ब्रिटेन के से समझौता। फिर ब्रिटेन से भी क्या कर लिया, यह समझौता कर लिया। कौन ब्रिटेन से समझौता कर लिया, जर्मन कर लिया। जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी अपने सैन्य शक्ति स्थल तथा वायुसेना बढ़ा सकता है। जर्मनी ब्रिटेन से अधिकार समझौता किया और कहा, ब्रिटेन इसको कह दिया कि ठीक है सर कि जर्मनी क्या कर सकता है, स्थल सेना वायुसेना को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन ब्रिटेन ने क्या रखा, एक शर्त रखा। कौन शर्त, कहा बशर्ते वह अपनी नौसेना 35% से अधिक न बढ़ाए। हिटलर की यह बड़ी कूटनीतिक विजय थी। ब्रिटेन से समझौता कर लिया कि हम स्थल सेना और वायुसेना को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। किससे परमिशन ले लिया, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन उस समय क्या था, शक्तिशाली राज था। और कहा, लेकिन ब्रिटेन ने वो शर्त रखा कि 35% से कौन सेना, नौसेना। नौसेना मतलब जल सेना, जल सेना को नौसेना ही कहते हैं। जल सेना 35% से अधिक नहीं रखेगा। ये कौन कह दिया, हिटलर ने, ब्रिटेन ने कहा। यह मंजूरी ले लिया। और यह मंजूरी जब मिला ने तो इसको बहुत बड़ा राजनीतिक जीत माना गया। किसके, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का नहीं, जर्मन का। कह रहा इसका 5वां नीति क्या था, रोम बर्लिन धुरी। 5वां नीति क्या था, रोम बर्लिन धुरी। हिटलर की आक्रमण नीति ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था। अतः मित्र की तलाश में हिटलर ने इटली की ओर हाथ बढ़ाया। यही कारण था कि मित्र की तलाश में हिटलर ने किसकी ओर, इटली की ओर क्या बढ़ाया, हाथ बढ़ाया। इस प्रकार रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। इस दोनों मित्र ने स्पेन के सैनिक शासन जनरल फ्रैंको की भी मदद ली। यानी कि अब बन गया कौन, हिटलर हो गया, यानी कि जर्मनी, इटली, रोम और बर्लिन और स्पेन, अब सब राष्ट्र मिलकर एक हो गए। ये भी क्या था, राजनीतिक कारण था। कहा 6ठा पॉइंट क्या, कॉर्मिंटन विरोधी समझौता। कौन समझौता, कॉर्मिंटन विरोधी समझौता। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉर्मिंटन विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। इसी का भी इसमें एक ही पॉइंट याद रखने वाला है कि कॉर्मिंटन विरोधी समझौता कब हुआ, 1936 में। और कॉर्मिंटन विरोधी समझौता को आज किस नाम से जानते जाते हैं, धुरी राष्ट्र से नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय किस प्रकार से हुआ, ये दोनों किस प्रकार से मिला। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से वीडियो को फैलाएँ, जाकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। हम आने वाले समय में एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें 10वां क्लास का और क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। वो दिसंबर में 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 26 दिसंबर से। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। कोई भी आपके अगल बगल में दोस्त में हो, कोई पढ़ने वाला हो 10वां वाला, उसको आप बता दीजिएगा कि भवकाल सीरीज आ रहा है 25 दिसंबर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।